हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। आप लोग कैसे हैं? चलिए, आज हम लोग बात करेंगे बल। ठीक है, बल। तो आइए समझते हैं बल क्या होता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा बल आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आइए समझते हैं बल क्या होता है। समझिए, सबसे पहले बल क्या होता है। बल वह खिंचाव या धक्का है। बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये एक सड़क थी, यहां पे कोई साइकिल खड़ी हुई थी। ठीक है, यहां पे कोई साइकिल आपकी खड़ी हुई थी ए बिंदु पे। ठीक, आपकी एक साइकिल यहाँ पे खड़ी हुई थी। यहाँ पे एक लड़का कोई आया, मान लीजिए मोहन आते हैं। कौन आता है? मोहन। मोहन आए और इसको धक्का दे दिए। ठीक, अब इसको धक्का दे दिए तो ये साइकिल यहां से खिसक करके यहाँ आके खड़ी हो गई। ठीक, धक्का दे दिए। तब आप देखिए, जब इसको धक्का दिया जा रहा है, ये जो धक्का दिया जा रहा है, तो इसकी स्थिति यहां से यहां पहुंच गई। तब आप समझ सकते हैं कि किसी भी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। फिर से समझिए, बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। इसका मतलब यह हुआ, अगर वह वस्तु विरामावस्था में है तो वह गति की अवस्था में हो जाती है, और यदि गति की अवस्था में है तो विरामावस्था में हो जाती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गति के टॉपिक में ये चीजें पढ़ी हुई थी कि विरामावस्था क्या होता है और गति की अवस्था क्या होता है। ठीक है, तब आप बात को समझिए कि जैसे मान लीजिए एक मेज है, उस मेज पे कोई पुस्तक रखी गई है। उस मेज पे कोई पुस्तक रखी गई है। ठीक है, तो अभी ये किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। ठीक, ये विरामावस्था में, इस पे हम लोगों ने बल लगा दिया, इसको उठा करके यहां रख दिया गया। ठीक, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जो वस्तु विरामावस्था में थी वो गति की अवस्था में आकर के फिर विरामावस्था में आ गई। ठीक, तो उसको जब गति की अवस्था में लाया गया तब हम कह सकते हैं कि इस पे बल लगाया गया, क्योंकि उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। ऐसे ही मान लीजिए कोई साइकिल रोड पे चल रही हो, रोड पे चल रही हो, और आप पैडल मारते जा रहे हैं, पैडल मारते जा रहे हैं, और अचानक से पैडल मारना आप बंद कर देते हो। धीरे 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 करके वो आपकी साइकिल रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने बल लगाना कम कर दिया, बंद कर दिया, तो साइकिल रुक गई। तो किसी की भी स्थिति में, किसी भी वस्तु के, व्यक्ति के किसी की भी स्थिति में बल जो होता है परिवर्तन कर देता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। चलिए, बल वह खिंचाव या धक्का, खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। ठीक है, बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। चीजें समझ पाए? चलिए, बल समझ पाए ना बढ़िया से। चलिए, अगला टॉपिक आपका आता है संतुलित बल तथा असंतुलित बल। क्या आता है? संतुलित बल तथा असंतुलित बल। इसको समझते हैं, संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आप लोगों ने अपने बचपन में रस्सा कसी का खेल खेला होगा। कैसा खेल खेला होगा? रस्सा कसी का। उसमें होता क्या था? दो टीमें बांट दी जाती थी और एक रस्सी दी जाती थी। ठीक है, और एक बीच में बॉर्डर बना दिया जाता था, पाला बना दिया जाता था, और टीम ए और टीम बी दोनों एक तरह से अपनी तरफ से रस्सी को ऐसे खींचते थे। जब रस्सी को खींचते थे, जिस टीम ज्यादा खींच लेती थी, जिसकी तरफ बल ज्यादा लगता था, वो वाली टीम इधर झुक आती थी। ठीक है, मान लीजिए इधर टीम बी ए है और इधर टीम बी है, तो ए ने ज्यादा तेजी से खींच लिया तो बी खिसक आएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दो तरह की सिचुएशन आपकी क्रिएट हो रही है। समझिए, आपका बॉर्डर है और यहाँ पे टीम ए है और आपकी यहाँ पे टीम बी है।
ये आपकी रस्सी है, ठीक, ये आपकी रस्सी है, इधर से भी बल लगाया जा रहा है और इधर से भी बल लगाया जा रहा है आपका, इधर से भी आपका बल लग रहा है और इधर से भी आपका बल लग रहा है। अब दोनों में आप ये समझिए कि जो बल लगाया जा रहा है, मान लीजिए टीम ए का जो बल का परिमाण है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाए, और ये कम हो जाए, तो आप लोग हमको आसानी से बता सकते हैं सर ये लोग इधर खिसक आएंगे, ठीक। तो उस स्थिति में क्या होगा, मान ली बी यहाँ पे कहीं पे आ जाएंगे और ए इधर खिसक करके यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक। तब आप देखिए कि इसका बल ज्यादा हुआ, इसकी तरफ झुक गए, इसका बल कम हुआ तो ये इधर आ गए, ठीक, समझ पाए ना। इसलिए हम इसको कह सकते हैं असंतुलित बल। यहाँ पे कैसा बल लग रहा है, असंतुलित बल, ठीक है। इस सिचुएशन में असंतुलित बल, जब दोनों लोग अलग अलग बल लगा रहे हैं, किसी का मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लग रहा है और किसी का 15 न्यूटन का बल लग रहा है, तो दोनों लोग जो है बल अलग अलग है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं असंतुलित बल, ठीक। अब संतुलित बल कैसे कह सकते हैं, अब मान लीजिए जितना टीम ए बल लगाती है, जितना भी मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो टीम बी भी आपका 10 न्यूटन का बल अगर लगाती है, अगर आपका टीम बी भी 10 न्यूटन का बल लगाती है, तो आप हमको बताइए क्या रस्सी की स्थिति में परिवर्तन होगा, आपका आंसर होगा नहीं सर। तो आपकी स्थिति जो रस्सी है उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज, जैसे जहां पे टीम ए है और जहां पे टीम बी है, दोनों की स्थिति वहीं की वहीं बनी रह जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस पे बल तो लग रहा है, लेकिन बल ऐसे लग रहा है कि दोनों का बल समान है, बैलेंस है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं संतुलित बल, ठीक। चीजें समझ में आई। अब हम लोग समझते हैं परिभाषा। संतुलित बल, जब लगने वाला बल एक समान हो, जब किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल एक समान हो, उसको संतुलित बल बोला जा सकता है। और असंतुलित बल क्या है, जब किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित हो, जब किसी पर लगने वाला बल असमान हो, तो हम उसको कह सकते हैं असंतुलित बल, ठीक है। चीजें समझ में आई। चलिए, जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक नियम, ठीक है, इसको समझते हैं। चलिए, आप लोग जानते हैं कि बल को बहुत अच्छे से डिफाइन न्यूटन जी ने किया हुआ था, और ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो न्यूटन ने तीन नियम दिया हुआ था। कौन से 3 नियम दिए गए थे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। उनका पहला नियम जो था इसको गति विषयक नियम कहते हैं, अर्थात इसका जो पहला नियम होता है, पहला नियम, ठीक है। न्यूटन का जो पहला नियम है आप वो समझिए, ठीक। न्यूटन ने बताया, इस नियम के अनुसार न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है, बाह्य बल ना लगाया जाए। समझिए कैसे, मान लीजिए ये कोई मेज थी आपकी, इस पे हम लोगों ने ग्लोब रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया, ग्लोब, ठीक, और ये मेज पे रखा हुआ है। अब आप बताइए हमको, अगर हम इसको ना छुएं, इसको उठा के यहां ना रखें या यहां ना रखें, तो ये अपने आप से कहीं जा सकता है, आपका आंसर होगा सर नहीं जा सकता है, ठीक। तो यही पहला नियम था उनका कि जो आपका जो भी वस्तु जहां पे रखी गई है, अगर उस पे हम बाह्य बल ना लगाएं, अर्थात कोई छेड़छाड़ ना करें उसके साथ, उसको इधर उधर ना करें, तो वो वहां पे बनी रह जाएगी, नहीं बनी रह जाएगी, चाहे ये करोड़ों साल तक रखी रह जाए, है ना, ये हजारों साल तक, करोड़ों साल तक रखी रह जाए, क्या इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, जब कोई भूकंप ना आए, कोई स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए, उसको वहां से ना हटाया जाए, कोई बल ना लगाया जाए, तो क्या उसकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, आपका आंसर होगा सर नहीं हो सकता है। तो पहला नियम न्यूटन ने यही कहा था, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। चलिए, जो हमारा ये पहला नियम है इसको ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। कैसे, अब जड़त्व का नियम क्या है, जड़त्व का नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु अपनी ही स्थिति में बने रहने का प्रयत्न करती है, ठीक है, अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करती है, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो
अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो कोई भी वस्तु अपनी बनी हुई स्थिति में ही रहना चाहती है। दूसरे शब्दों में कोई भी वस्तु अपनी जो स्थिति बनी हुई है उसके परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए आपकी ये एक डाल है, ठीक, इस पे आपका आम लगा हुआ है। ठीक, अभी आम का मौसम है तो आम का उदाहरण लेना ज्यादा सही रहेगा। तो ये आम यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ पे पहुंचे और इसको ऐसे ऐसे हिला दिए, डाल को ऐसे हिला दिए और आम नीचे गिर गया। ठीक, तब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि आम कैसे नीचे गिर गया। तब आप बात समझिएगा, इस मार्कर को ध्यान से देखिए, ये आप इसको डाल समझिए, ये मार्कर यहाँ पे डाल था, ठीक, यहाँ पे आम लटका हुआ था। अब दोनों एक ही स्थिति में बने हुए नहीं बने हुए हैं। ठीक, अब जैसे ही आप मार्कर को हिलाए, देखिए ये मार्कर आपका यहाँ चला गया या यहाँ चला गया, और जो आपका आम था वो उसी स्थिति में बने रहने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, वो इसके साथ, इस डाल के साथ नहीं जाना चाहता है, वो अपनी स्थिति में ही रहना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, जब ये इधर चले जाएंगे और ये आम यहीं पे रह जाएंगे तो दोनों एक पतली सी डाल से ही तो रुके हुए हैं, तने से ही तो रुके हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, यही कारण होता है कि किसी डाल से आम के गिरने का किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। अगर ये पूछा जाता है किस नियम के कारण होता है तो आप कहेंगे न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के कारण। ठीक है, चूंकि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक, चीजें समझ में आई? चलिए, जड़त्व पे ही हम लोग कुछ और उदाहरण देखते हैं। आप लोगों ने 2 उदाहरण देख लिए। ठीक, अब मान लीजिए अगर आप सुबह में उठते हैं या फिर जो है जब भी आप उठते हैं तो अपने कंबल को अगर आप ऐसे करके झाड़ोगे तो उसमें से आपके जो धूल के कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होता है? अब आप बात समझिए कि जो कंबल है और जो धूल के कण है वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक ही साथ बने हुए हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे कंबल था, ये आपका कंबल हो गया। ठीक, और ये धूल के कण हो गए, मेरी दोनों उंगलियों को समझिएगा, ये धूल के कण हो गए। अब दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक स्थान पे रुके हुए हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, जो कंबल था उसको ऐसे हिला दिया। ठीक, कंबल को हम लोगों ने ऐसे झाड़ दिया। जो कंबल को आप झाड़ते हैं तो धूल का कण जो है वो अपनी स्थिति में बना रहना चाहता है, उसी स्थिति में बना रहना चाहता है। और जब वो अपनी स्थिति में ही बना रहता चाहता है और इसकी स्थिति बदल जाती है तो सिंपल सी बात है, दोनों का संपर्क टूट जाता है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो धूल के कण बाहर निकल जाता है। ठीक, ये आपको समझ में आया? और दूसरा उदाहरण हम लोग क्या देख सकते हैं, एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी बस में सफर कर रहे हैं। ठीक, बस में सफर कर रहे हैं तो बस के साथ साथ हमारा जो बॉडी होती है उसका जो निचला हिस्सा होता है वो गतिमान रहता है और ऊपरी हिस्सा जो रहता है वो स्थिर रहना चाहता है। ठीक, वो बस के साथ गतिमान रहता है। अचानक से जब बस में ब्रेक लगती है तो हमारा निचला हिस्सा जो रहता है वो उसी के साथ रुक जाता है और पिछला हिस्सा हम लोग या तो आगे चले जाते हैं तो पीछे चले जाते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारा वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहता और निचला हिस्सा हमारा स्थिति में परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण हम लोग गिर जाते हैं। ठीक, यही कारण होता है आपका जब ब्रेक लगने पे आप आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक, ये समझ में आया? जड़त्व का नियम बढ़िया से समझ में आया? चलिए न्यूटन का दूसरा नियम देखते हैं। न्यूटन ने दूसरा नियम कहा हुआ था कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर से समझते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर हम मान लेते हैं किसी वस्तु पर लगने वाला जो हमारा बल है वो F है। क्या है? F है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो है हमारा F है और जो उस वस्तु पे त्वरण लग रहा है, त्वरण हमारा वो स्मॉल a मान लेते हैं हम लोग। ठीक, स्मॉल a मान लेते हैं और इस पे इसका जो द्रव्यमान है, उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा उसको हम स्मॉल m मान लेते हैं। ठीक, तीनों राशियां समझ में आई? बल को हम लोगों ने F मान लिया, त्वरण को a मान लिया और द्रव्यमान को m मान लिया। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार इन्होंने क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो बल है वो अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल दैट, अनुक्रमानुपाती होता है किसके? m गुणे a के। ठीक, बात को समझते रहिएगा। फिर से समझिए, किसी वस्तु पर लगने वाला बल
उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। तब आप देखिए ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, और आप जानते हैं कि फिजिक्स में जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियत अंक आ जाता है, नियतांक आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो वो यहाँ पे के रूप में आ गया, यहाँ पे आ गया F इज इक्वल टू स्मॉल के, उसके बाद MA। ठीक, अब यहाँ पे के इक्वल टू हम लोग 1 मान लेते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं प्रयोगों द्वारा। क्या लिख सकते हैं? प्रयोगों द्वारा। तो आप कैपिटल F इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू M इंटू A, अर्थात कैपिटल F इक्वल टू क्या हो गया MA। तो आपका ये फार्मूला सामने निकल के आ गया, F इक्वल टू MA। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, F इक्वल टू MA। अब बात को समझते रहिएगा आप कि अगर हमको द्रव्यमान दिया गया हो और उसी वस्तु का त्वरण दिया गया हो तो हम लोग बल निकाल सकते हैं। ठीक है, बल निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं बल जो हमारा है F का मात्रक। ठीक, इसका मात्रक हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जब हमको F का मात्रक निकालना है, F का मात्रक हमको निकालना है तो फार्मूला हमको पता है M और A, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं M का मात्रक, क्या लिख सकते हैं M का मात्रक गुणे A का मात्रक। यही तो होगा, M का मात्रक गुणे A का मात्रक। तो M का मात्रक आप क्या होता है बताएंगे हमको, किलोग्राम। ठीक है, गुणे और A का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो F का मात्रक जो बना वो क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो आपका बना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को नाम दे दिया जाता है न्यूटन। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो फिजिक्स के वैज्ञानिक थे बहुत ही समझदार थे, वो लोग अपनी यादें छोड़ के गए, अपने ही नाम पे वो लोग दे देते थे राशियों का नाम जो आपके मात्रक होते थे। इसलिए F का मात्रक आपका क्या निकल के आ गया, न्यूटन। क्या निकल के आ गया, न्यूटन। फिर बात कर लेते हैं कि जो F होता है बल होता है सदिश राशि है कि अदिश राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग। चलिए तब आप देखिए कि हम बात करते हैं कि F का जो मात्रक निकल गया न्यूटन निकल गया, फिर हम लोग समझते हैं कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि बल जो होता है वो किसी एक ही दिशा से तो लगेगा, ठीक ना, ऐसा तो नहीं कि कहीं से भी लग जाएगा ना, इसलिए बल को हम सदिश राशि मान सकते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आई सबको। तो ये आपका हो गया सेकंड नियम। चलिए इस पे एक आध उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, सवाल। ठीक, सवाल आपका कैसे पूछता है, एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक सवाल इस पे देख लेते हैं। देखिए सवाल आपका कैसे कहेगा, कहेगा किसी वस्तु पर लगने वाला बल ज्ञात करो यदि उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम और उस पर लगने वाला त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस वस्तु का बल ज्ञात करो। ठीक है, उस वस्तु का बल ज्ञात करो। किसी वस्तु पर लगने वाला बल ज्ञात करो यदि उस पर लगने वाला त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा उसका द्रव्यमान, त्वरण तो हो गया, उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। ठीक है, 5 किलोग्राम है। फिर से समझिए सवाल को, किसी वस्तु पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए यदि उस पर लगने वाला त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। तब आप देखिए यहाँ पे जो चीजें दी हुई है, सबसे पहले आपको A दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपका क्या दिया गया है, स्मॉल m दिया गया है जो कि 5 किलोमीटर है, सॉरी 5 किलोग्राम है। ठीक है, 5 किलोग्राम है। ठीक, ये आपका 2 दिया गया है और आपको निकालना क्या है, f। आप जानते हैं अभी अभी हम लोगों ने सीखा F इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो आपका F इक्वल टू कितना आ जाएगा, m का मतलब आ गया 5 और a का मतलब आ गया आपका 2, अर्थात आप कहेंगे सर 5 दूनी 10, 10 क्या, 10 न्यूटन। देखिए कितना आसान सा, सेकेंडों में लगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग। चलिए, तो हम लोगों ने सीख लिया कि अगर हम लोगों को त्वरण दिया गया है और द्रव्यमान दिया गया है तो हम कैसे बल कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला नियम देखते हैं, तीसरा नियम है ना, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। चलिए, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम हम लोग देखते हैं। तृतीय नियम, तृतीय नियम समझिएगा। तृतीय नियम बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग अपने आसपास देखते हुए हैं। तृतीय नियम यह कहता है कि यदि हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। ठीक, बात समझ पाए? कहने का मतलब अगर मान लेते हैं हम लोग ये कोई खंभा है और इस पे हम लोग बल लगा रहे हैं, इसको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग इसी पे बल लगा रहे हैं, ये हम पे नहीं लगा रहा है। न्यूटन ने क्या बताया कि अगर हम इस पे बल लगा रहे हैं तो ये उतना ही बल हमारे तरफ लगा रहा है। कहने का मतलब ये हमारे हाथ पे ये भी लगा रहा है। ठीक है, तो आप बात समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई टुकड़ा रखा हुआ है, पत्थर कोई रखा हुआ है और इसको हम धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहां से धकेल रहे हैं, धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग जितना बल, अगर मान लीजिए हम लोग 5 न्यूटन का बल इस पे लगा रहे हैं तो ये भी विपरीत दिशा में है ना, इसी दिशा में ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। यही न्यूटन ने तृतीय नियम में बताया था, यदि हम किसी वस्तु पे जितना बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। चलिए उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए आप एक नदी के किनारे हैं और एक नाव पे खड़े हुए हैं। अब आप नाव से धरातल पे उतरना चाह रहे हैं। ठीक है, जमीन पे उतरना चाह रहे हैं, इसको आप नाव समझ लीजिए। ठीक, ये आपकी नाव है और यहां से आप खड़े होकर के जब इस धरातल पे आते हैं, इस पे कूदते हैं, तो आपके जो पिछला पैर हिस्सा होता है उससे देखिएगा नाव कुछ पीछे चली जाती है, कुछ पीछे खिसक जाती है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, तृतीय नियम का। तो जितना बल हम लोग बाहर आने के लिए इस नाव पे लगाए तो ये नाव भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाए, जिसके कारण हम यहाँ पे आ पाए। ठीक है, अदरवाइज हम आ नहीं पाते। दूसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं बंदूक की गोली का। जब हम लोग बंदूक को फायर करते हैं, दागते हैं, तो जितना बंदूक की गोली हम लोग उस पे बल लगाती है तो विपरीत दिशा में बंदूक की गोली भी उस बंदूक पे बल लगाती है। बंदूक जितना बल उस बंदूक की गोली पे लगाती है उसकी विपरीत दिशा में वो बंदूक की गोली उस बंदूक पे भी लगाती है। ठीक है, ये आपके 2-3 उदाहरण थे। चलिए, और इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग आपकी आती है संवेग। तो समझिए संवेग क्या होता है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसका गुणा हम वेग से करवा दें तब संवेग को फाइंड आउट किया जा सकता है। कहने का मतलब संवेग वह राशि है जो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम इसको मान लेते हैं p, स्मॉल p इक्वल टू क्या हो जाएगा, m गुणे v। ठीक है, m गुणे v, चूंकि p हम जान रहे हैं क्या है, संवेग। क्या है, संवेग। क्या आपका संवेग, संवेग बराबर क्या हो गया आपका, द्रव्यमान और गुणे वेग। क्या हो गया आपका, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, यह एक सदिश राशि होती है। कैसी होती है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब अगर इसका मात्रक हमें निकालना हो, मात्रक निकालना हो, तब आप जानते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान का मात्रक। किसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक गुणे वेग का मात्रक। किसका मात्रक, वेग का मात्रक। चलिए, द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है, किलोग्राम। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, इंटू वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, इसका जो मात्रक बन जाएगा वो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड
होगा। ठीक है, संवेग का जो मात्रक आपका बनेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमको कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको साइंस के और वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां पे जाकर के और वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स।